राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में मैंने खनिज लवणों की कमी से उत्पन्न रोगों के बारे में, लोहा से उत्पन्न रोग के बारे में चर्चा किया था कि लोहे की अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो हो जाता है रक्त अल्पता रोग, जिसको हम कहते हैं एनीमिया। खास करके यह रोग आपको छोटे बालकों में देखने को मिलता है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, और वो बच्चे जो कुपोषित होते हैं, जिनके आहार में आयरन की कमी होती है, उनमें ये रोग अधिक देखने को मिलता है। गर्भवती माता और धात्री माता, इनमें भी यह रोग अधिक देखने को मिलता है। तो सबसे ज़्यादा जो पीड़ित होता है, भारत की अगर आप जनसंख्या देखोगे और उसमें अगर बीमारी का नाम देखोगे, कोई भी गर्भवती माता या धात्री माता जो ग्रामीण परिवेश की है, शहरी परिवेश की हैं, अगर अस्पताल जाती हैं तो सबसे पहले डॉक्टर उनको आयरन और फॉलिक एसिड की गोली प्रेस्क्राइब करता है और ये कहता है कि आयरन आप लीजिए, कैल्शियम आप लीजिए, क्योंकि गर्भवती माता और धात्री माता सबसे ज़्यादा पीड़ित होती हैं। तो आयरन की कमी से होती है एनीमिया रोग। अब हम ये कह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, इस वीडियो में भी बता रही हूँ मैं आपको कि ये आयरन कहाँ मिलेगा जिससे कि हमें रक्त अल्पता रोग नहीं होगा। रक्त अल्पता रोग होता क्या है आपको पहले ही बताया है, अभी भी बता रही हूँ कि रक्त में जब हीमोग्लोबिन की मात्रा जितनी हमें होनी चाहिए उससे अगर कम हो जाती है तो रक्त अल्पता रोग हो जाता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीम उसमें एक आयरन है और ग्लोबिन एक प्रकार की प्रोटीन है। तो हीम जो है वो लोहा है, वह लोहा ऑक्सीजन से मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और फिर वो रक्त के में जाकर के रक्त के साथ मिलकर के शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं को, शरीर के एक एक कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है और वहां से उनके द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और फिर उसे ला करके फेफड़े तक छोड़ देता है। ये साइकिल है जो निर्बाध रूप से चलता रहता है। अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन ले जाने वाला जो कहोगे माध्यम है वो नहीं होगा। जब ऑक्सीजन पहुंचेगा ही नहीं तो जो फूड प्रोडक्ट्स है जो हमने खाया है, जो उनका दहन नहीं हो पाएगा, कंबशन नहीं हो पाएगा और उसका पूर्ण लाभ हमारी बॉडी को नहीं मिलेगा। यह है एनीमिया, रक्त अल्पता रोग। अब हम देखते हैं कि ये होता किसको, तो आपको बता दिया, गर्भवती माता, धात्री माता, ओल्ड एज वाले पर्सन, आपको किशोरावस्था की लड़कियां, ये ज़्यादा सफ़र करती हैं। मैं जब नागौर में थी और बच्चों को ब्लड डोनेशन के लिए कहा गया कि बच्चे ब्लड डोनेशन करेंगे, तो उनकी जांच की गई कि उसमें आखिरकार जिन बच्चों ने ब्लड डोनेशन के लिए बात किया है उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन है भी या नहीं है। रक्त होगा तभी तो रक्तदान कर पाएंगे, रक्त है ही नहीं तो दान कहाँ से होगा। तो आप विश्वास नहीं करोगे, 150 लड़कियों का जब हमने टेस्टिंग करवाई तो उसमें से 5-10 लड़कियां ही थी जिनका कि हीमोग्लोबिन सही और उचित अनुपात में था। शेष लड़कियां बहुत कम हीमोग्लोबिन में थी, 9, 10, 11, 9, 10, 11 ऐसे एडोलसेंस एज के लड़कियां जो 15, 16, 17, 18 साल की थी, वो उनकी हीमोग्लोबिन सबसे कम था, उनका वेट भी कम था। रक्तदान वही कर सकता है जिनका वेट भी सही हो और जिनके बॉडी में खून हो, मतलब प्रॉपर हीमोग्लोबिन की मात्रा उनकी बॉडी में हो। 14 से 15 ग्राम पर 100 मिलीलीटर अगर होगा तो ही वो कर सकते हैं, नहीं तो वो नहीं कर सकते हैं। मिलीग्राम, सॉरी, ग्राम नहीं, मिलीग्राम। तो अब देखो, अब हम ये देखते हैं कि साधन क्या है, क्या क्या साधन है, कहाँ से हमें लोहा प्राप्त होगा, किन खाद्य पदार्थों से लोहा प्राप्त होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया लोहा प्राप्ति का सबसे बढ़िया जो साधन है प्राणिज भोज्य पदार्थ है, जिसमें लीवर, मांस, मछली, अंडे की जर्दी। अंडा का जो पीला वाला भाग है, अंडे के 2 भाग होते हैं आप जानते हो, एक सफ़ेद भाग होता है और दूसरा पीला वाला भाग होता है। तो पीले वाले भाग में
आयरन की मात्रा 2.1 मिलीग्राम पर 100 ग्राम होता है। इसके जो यूनिट होती है मिलीग्राम पर 100 ग्राम होता है। यकृत में 6.3, मांस में 2.5 और मछली में 2.3 मिलीग्राम पर 100 ग्राम लोहे की उपस्थिति रहती है। इसके बाद जो उत्तम साधन है वो है आपका चौलाई। चौलाई में सबसे ज़्यादा होता है, सब जगह मिल जाता है, खेतों में मिल जाता है, खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ खेतों में ऐसे ही चौलाई उगते रहता है, उसमें सर्वाधिक होता है लोहे की मात्रा। इसके बाद चौलाई में 21.4, पुदीना जो हर सीजन में मिलता है, बरसात, गर्मी, सर्दी, चटनी भी उसकी बहुत अच्छी बनती है, हरा धनिया और पुदीना मिला करके, तो उसमें भी आयरन की मात्रा खूब होती है। पुदीना में 15.6 और हरा धनिया में 10 रहता है। सहजन की पत्तियाँ जिसको मोरिंगा बोलते हैं, खूब प्रचार प्रसार हुआ है, मोदी जी इसको खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दाल में मोरिंगा सहजन की पत्तियों को पका के खाइए, या फिर आप पराठे बना के खाइए, सब्जी बना के खाइए, तो उसमें भी 7 मिलीग्राम पर 100 ग्राम सहजन की पत्तियों में भी लोहे की मात्रा होती है। इसके बाद अन्य साधन अगर देखेंगे, सर्दी का मौसम है तो तिल में 10.5, गुड़ में 11.4, गुड़, तिल और गुड़ इसीलिए कहते हैं, तिल गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं सर्दियों में, खास करके तिलपट्टी या तिल गुड़ के लड्डू, ये बहुत फ़ायदा करते हैं, इसमें आयरन की मात्रा खूब रहती है। दालों में अगर आप देखोगे तो सर्वाधिक जो मात्रा रहता है वह 11.3, 11.3 मिलीग्राम पर 100 ग्राम सोयाबीन में उपस्थित रहता है, क्या, हमारा लोहा। इसके बाद चावल में सबसे कम लोहा होता है 3.8, और मक्का में उससे भी कम होता है 2.1 मिलीग्राम, मक्का में उससे भी कम होता है 2.1 मिलीग्राम। और बाजरा और रागी, बाजरा में 8.8 मिलीग्राम लोहा होता है। इसलिए सर्दियों के मौसम में अगर आप बाजरा की रोटी खाते हैं गुड़ के साथ तो आपको ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि बाजरा में लोहा खूब है और लोहा फिर गुड़ में भी ज़्यादा है। अगर तिल गुड़ की पट्टियाँ साथ में खा लेते हैं तो लोहे की जो कमी है उसकी पूर्ति हम अपनी बॉडी में कर सकते हैं, बिना डॉक्टर के पास गए हुए भी अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और रक्त अल्पता से बचा सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि जब मेरा सबसे पहला इंटरव्यू हुआ था इसमें कृषि विज्ञान केंद्र के लिए और ट्रेनिंग असिस्टेंट के लिए, तो हमारी एक डायरेक्टर मैडम है, उन्होंने मुझसे यही पूछा था कि आप ये बताओ कि उत्तर प्रदेश में खास करके जो प्रेग्नेंट मदर है और लैक्टेटिंग मदर है उनमें सबसे ज़्यादा कौन सी डिजीज़ है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ का नाम बताओ। मैंने उनको यही बताया था कि मैडम सबसे ज़्यादा जो है वो एनीमिया है। तो उन्होंने कहा कि कैसे, मैंने उनको बताया कि इस तरह से और कहाँ मिलेगा, पूरी डिटेल से बताई। और मैडम ने ये कहा कि अगर गांव वाले हैं वो तो ये कहेंगे कि हरे पत्तियां खाएंगे तो हरे दस्त हो जाएंगे। आप उनको कैसे रिजॉल्व करोगे, उनकी मिथ्या धारणाएं हैं उन मिथ्या धारणाओं को आप कैसे बदलोगे। तो अपने को बताना पड़ता है कि हम इस तरह से अपनी मिथ्या धारणाओं को बदलेंगे। कहने का अर्थ है कि चौलाई में सबसे ज़्यादा है, पुदीना में सबसे ज़्यादा है, हरा धनिया में सबसे ज़्यादा है। तो हरा धनिया और पुदीना की चटनी प्रतिदिन अगर हम अपने थाली में रखते हैं, खाने में, आहार में, हम डाइट में हम सम्मिलित करते हैं तो हमारे जो आयरन की कमी है इसकी कमी को हम दूर कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हमें महंगे फलों और सब्जियों में ही आयरन की मात्रा होती है और जो महंगे फल और सब्जियां नहीं हैं उनमें नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सस्ती चीज़ों से भी आयरन प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग मांस मछली नहीं खाते हैं, नॉनवेज है, उनको चौलाई का साग, पुदीना की पत्तियां, हरा धनिया, सहजन की पत्तियां, पालक। अब पालक में कैल्शियम और आयरन दोनों ही होता है, लेकिन पालक के जो लोहा है वो साथ के साथ पालक में ऑक्जेलिक अम्ल भी होता है, ऑक्जेलिक एसिड, तो ये बना देता है ऑक्जेलेट और इसका अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं होता है। लेकिन अगर पालक में आप विटामिन सी डाल दोगे, मतलब नींबू निचोड़ के डाल दो, टमाटर मिला दो जिसमें विटामिन सी की मात्रा रहती है,
तो एब्जॉर्प्शन ठीक प्रकार से हो जाता है ना। अगर आप एब्जॉर्प्शन देखोगे कि आपने खा लिया भोज्य पदार्थों को, लेकिन हमारी बॉडी को लगना भी चाहिए। कई लोग कहते हैं ना खाना खूब खाते हैं लेकिन हमारी बॉडी में लगता नहीं है। कहते हैं ना कि खाना तो खूब खाते हैं, हमारा लगता नहीं, हम दुबले को दुबले रहते हैं, हम मोटे नहीं होते। क्या कारण है कि दुबले को दुबले रहते हैं? एक तो उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा ही है। कुछ लोग एंडोमॉर्फिक होते हैं, कुछ एक्टोमॉर्फिक होते हैं, कुछ मेजोमॉर्फिक होते हैं। हम जो खाते हैं उसका हमारी बॉडी में अवशोषण भी होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन भी होना चाहिए। तो जो भोज्य पदार्थ हम खाते हैं उसमें जो आयरन होता है दो रूप में होता है, एक फेरस रूप में होता है और दूसरा होता है फेरिक रूप में। मिटाती हूँ मैं, आप देख लो, अगर चाहो तो खींच लो फोटो। तो आयरन का जो अवशोषण होता है वो फेरस रूप में ज़्यादा होता है और फेरिक रूप में कम होता है। और फेरस रूप में फेरिक रूप के तुलना में 5 गुना लोहे का अवशोषण ज़्यादा होता है। जो भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं उसका 10% ही अवशोषण हमारी बॉडी में लोहे का हो पाता है, शेष हमारा एक्सक्रीट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। प्रेग्नेंट मदर और लैक्टेटिंग मदर में लोहे का अवशोषण 20 से 30% तक होता है। और जो सीवियर एनीमिया से पीड़ित बंदा है उसमें लोहे का अवशोषण 45 से 50% तक लोहे का अवशोषण होता है, 45 से 50% तक। और जो नॉनवेज हम जो वेज भोजन करते हैं जैसे यकृत, मांस, मछली, अंडे की जर्दी, तो उसमें जो लोहा उपस्थित होता है उसका 60 से 70% तक लोहे का अवशोषण बॉडी में हो जाता है। समझ गए बात को? लेकिन प्राणिज भोज्य पदार्थों में दूध में लोहा उपस्थित नहीं होता है, याद रखना। दूध में लोहा उपस्थित नहीं होता है, अगर होता है तो न्यूनतम मतलब जिसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं, नगण्य मानते हैं, उतना उपस्थित रहता है। अब हम देखते हैं कि लोहा क्या काम करता है बॉडी में। हमारी बॉडी में जाकर के ऐसा क्या काम करता है लोहा? तो सबसे पहले लोहा क्या काम करता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, पहला काम। दूसरा, पेशियों के संकुचन में मदद करता है। पेशियों में जो लोहा होता है मायोग्लोबिन के रूप में उपस्थित रहता है और ये संकुचन करने का काम करता है पेशियों का। इसके बाद कई एंजाइम्स का निर्माण करने में लोहा मदद करता है, जैसे साइटोक्रोम्स, कैटेलेज, पेरोक्सीडेजेज, इनके निर्माण के लिए लोहा नितांत आवश्यक होता है। ठीक समझ गए बात को? ट्रांसफेरिन जो लोहा है ब्लड प्लाज्मा में, रक्तवारी में उपस्थित रहता है और ये ब्लड प्लाज्मा को मेंटेन करने के लिए मतलब कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अब इसके लोहे की अवशोषण के लिए क्या क्या जरूरी है? लोहे के अवशोषण के लिए जरूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। लोहा के अवशोषण के लिए सबसे चाहिए विटामिन सी। विटामिन सी रहेगा अगर भोजन में भोज्य पदार्थ विटामिन सी से युक्त अगर आप भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो लोहे का अवशोषण अच्छा होगा, एब्जॉर्प्शन लोहे का बढ़िया होगा। ठीक है, अवशोषण ज़्यादा होगा। इसी तरह से फॉलिक अम्ल भी लोहे का अवशोषण को बढ़ा देता है। इसके बाद तांबा जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, लोहे के अवशोषण को बढ़ाता है, एनीमिया को दूर करता है। ये भी अवशोषण को, लोहे का अवशोषण को बढ़ाने में मददगार सिद्ध होता है। कॉपर भी अवशोषण को बढ़ाता है। फिर राइबोफ्लेविन, विटामिन बी का एक विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, वह भी अवशोषण को बढ़ाता है। फिर नियासिन, यह भी बढ़ाता है। तो ये सारे जो विटामिन हैं, और विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन ई, ये भी लोहे के अवशोषण को बढ़ाता है। तो आज मैंने
खनिज लवण में लोहे की कमी से उत्पन्न रोग एनीमिया, इसके बारे में विस्तार से बताया है कि लोहे का अगर हमारी बॉडी में कमी होगी तो हम रक्त अल्पता नामक बीमारी से पीड़ित हो जाएंगे। अब हम घरेलू स्तर पर लोहा कैसे बढ़ा सकते हैं, ये तो हुआ इन भोज्य पदार्थों में मिलता है। अगर आप लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाते हैं तो लोहे की मात्रा उस भोज्य पदार्थ में बढ़ जाएगी। लोहे की चाकू से या कोई भी उपकरण से अगर आप सब्जियों को काटते हैं तो कुछ न कुछ मात्रा उसमें लोहा जाकर के मिल जाता है और ये फायदा पहुंचाता है। तो लोहा हमारी बॉडी में जो इम्पोर्टेंट काम करता है उसकी प्राप्ति स्रोत बता दिया, कैसे हम लोहा को बढ़ाएंगे ये भी बता दिया, और कैसे हम रक्त अल्पता से बच सकते हैं इसके बारे में विस्तार से मैंने आपको बताया है। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगले खनिज लवण के बारे में बताएंगे, कैल्शियम, फास्फोरस और दूसरे चीज़ों के बारे में।